आज हम कक्षा 8 का अध्याय दूसरा करेंगे। चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। पहले हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6 और 7 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये किस चीज के एग्जाम्पल हैं? इन्हें बोला जाता है बीजीय व्यंजक। क्या बोला जाता है? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। तो ये जो उदाहरण हैं सारे, ये है बीजीय व्यंजकों के उदाहरण, तो इन्हें बीजीय व्यंजक बोला जाता है। अब हम दूसरी तरफ देखेंगे, समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण किसे कहते हैं? अब हम देखते हैं इधर, तो ये है समीकरण के उदाहरण। क्या है? समीकरण के उदाहरण। समीकरण और बीजीय व्यंजक में फर्क क्या दिख रहा है? तो फर्क साफ साफ हमें दिख रहा है। बीजीय व्यंजकों में ये जो बराबर का निशान है, ये वाला, ये नहीं होता, तो इन्हें बोलते हैं बीजीय व्यंजक। अगर इसमें बराबर का निशान आता है, बराबर का निशान आने के बाद ये क्या बन जाते हैं? समीकरण। तो इस प्रकार जैसे ही लिखा है 2x - 3 और ये लिखा है 2x - 3 बराबर 9। फर्क क्या है कि बराबर लग चुका है और इसमें बराबर नहीं लगा। तो ये जो निशान होता है बराबर का, ये दर्शाता है कि यह समीकरण है, और जब बराबर का निशान नहीं रहता तो तब तक यह बीजीय व्यंजक ही कहलाता है। तो यह 2x - 3 बीजीय व्यंजक है, लेकिन अगर 2x - 3 बराबर में ये 9 लगा दिया जाए तो यह है बीजीय व्यंजक ना कहकर इसे अब क्या कहेंगे? समीकरण। तो यह एक समीकरण बन जाता है। इस प्रकार यह समीकरण है, यह समीकरण है, यह भी समीकरण है और यह भी समीकरण है। इस प्रकार जिस पे भी बराबर का निशान आ जाता है उन्हें समीकरण बोला जाता है। लेकिन इनमें किसी में भी बराबर का निशान यानी ये वाला निशान नहीं है, तो इन्हें क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक और समीकरण में फर्क है। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूं 3x माइनस में 4 = 22। तो यह क्या है? आप आसानी से बता सकते हैं। बराबर का निशान है तो ये क्या बन गया? समीकरण। अगर मैं यह हटा दूं तो यह अब समीकरण नहीं रह जाता। अब ये क्या है? अब ये है बीजीय व्यंजक। यह अब समीकरण नहीं है। इस प्रकार बराबर 22 लगा दिया तो यह बन गया समीकरण, और हटा दिया तो बन गया बीजीय व्यंजक। समीकरण नहीं है। अब हम बात करते हैं चर की और रैखिक समीकरण की। किस चीज की अब हम बात करेंगे? हम बात करेंगे चर। चर किसे कहते हैं? ठीक है। तो जो ये x, y, ये जो दिख रहा है इसे बोला जाता है चर। क्या बोला जाता है? चर। तो अगर यहाँ पर बात करें इस वाले समीकरण में, तो यहाँ पर कितने चर हैं? तो यहाँ पर एक x है जो सिर्फ x ही चर है और चर नहीं है। तो यहाँ पर कितने चर है? x। इसमें देखें तो एक ही चर है y। यहाँ पर एक चर है जो है z। तो ये हो गया एक चर वाले समीकरण। यहाँ पर अगर देखें तो इस व्यंजक में यह समीकरण नहीं है। ये क्या है? यह है व्यंजक। इस प्रकार इधर देखें तो x और y दो चर हैं। यहाँ पर इस व्यंजक में एक चर है, इस व्यंजक में एक चर है जो कि दो जगह पर है, लेकिन चर कितने हैं? एक है। यहाँ पर देखें तो x, y, z, यहाँ पर x, y, z तीन चर है। ठीक है। यहाँ पर एक चर है, यहाँ पर एक चर है। तो यह सभी व्यंजकों में यह थे चर, और यह है समीकरण। इनमें भी हमने बता दिया एक एक चर है। एक चर इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, अलग अलग है लेकिन एक ही है। जैसे एक x, यहाँ पर y, यहाँ पर z, ये सब कहलाते हैं चर। ठीक है। तो ये हो गए एक चर वाले समीकरण। तो हम चैप्टर कर रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले समीकरण तो हमें समझ आ गया कि यहाँ पर इस समीकरण में एक चर है और ये समीकरण भी है। लेकिन रैखिक क्या होता है? तो रैखिक यह होता है अगर किसी भी चर की अधिकतम घात किसे बोला जाता है? घात बोला जाता है इसके ऊपर जो पावर लगती है। जैसे z के ऊपर अगर हम 2 लगा दें, जैसे कि यहाँ लगी हुई है, इस व्यंजक में हम देखते हैं y + y²। तो ये जो स्क्वायर है इसे बोला जाता है घात। तो अधिकतम घात रैखिक समीकरण में 1 रहती है, 1 रहती है। ठीक है। तो जैसे 2x के ऊपर कितनी घात है? कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है को क्या बोला जाता है? एक माना जाता है। तो कुछ भी अगर नहीं होती तो वहां पर एक माना जाता है। इसी प्रकार 5x और इसके ऊपर कोई भी घात नहीं है तो एक माना जाएगा। तो अधिकतम घात क्या है? एक है, एक से ज्यादा नहीं है। और चर कितने हैं? एक है। तो एक चर है और अधिकतम घात एक है,
तो इसे बोला जाता है एक चर वाले रैखिक समीकरण। यानी एक चर है, इसमें घात देखें तो घात भी एक है, तो यह एक चर वाले रैखिक समीकरण है। यह भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है, यह भी और यह भी। अगर यहाँ पर देखें, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ये है हमने ले लिया। ये क्या है? यह है एक समीकरण। समीकरण क्यों है? क्योंकि बराबर का निशान आ गया तो समीकरण हो गया। लेकिन यह रैखिक नहीं है। रैखिक क्यों नहीं है? रैखिक इसलिए नहीं है यह समीकरण क्योंकि यहाँ पर एक चर जो है उसकी अधिकतम घात एक नहीं है। कितनी है? 2 है। तो जहां पर 2 आ जाती है वह रैखिक नहीं होता। इस प्रकार यह जो है यह रैखिक समीकरण नहीं है। और हम चैप्टर कर रहे हैं सिर्फ रैखिक समीकरण। तो हमें यह पहचानना आ गया है कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं और कौन से समीकरण ऐसे हैं जो रैखिक नहीं है, यह हम आसानी से पहचान सकते हैं। इस प्रकार हम एक और समीकरण लिखते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस में 4 इज इक्वल टू 36x। अब अगर हम ये देखें तो क्या यह एक समीकरण है? तो हम देख पा रहे हैं हाँ यह एक समीकरण है। बराबर का निशान आ गया तो समीकरण है। कितने चर हैं? तो चर देखें तो एक ही चर है जो कि है x। लेकिन एक चर है, समीकरण भी है, क्या यह रैखिक है? तो हम यह चेक कैसे करेंगे? हम देखेंगे घात, इसकी अधिकतम घात क्या है, यानी जो चर है उसकी अधिकतम घात क्या है। तो हम देख पा रहे हैं अधिकतम घात है 2। तो 2 जिस भी समीकरण में होता है वह रैखिक नहीं होता। रैखिक होने के लिए घात कितनी होनी चाहिए? किसी भी चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, और जो इस समीकरण में नहीं है। इस समीकरण में 2 है, तो इस प्रकार यह रैखिक समीकरण नहीं है। यह एक चर वाला समीकरण है लेकिन रैखिक नहीं है। इस प्रकार अब यह देखें तो यह हमें दिख रहा है एक समीकरण। क्या यह समीकरण है? तो हाँ यह समीकरण है, क्योंकि बराबर का निशान आ गया तो समीकरण है। तो कितने चर हैं इसमें? तो चर देखें तो एक ही चर है जो कि है x। क्या ये रैखिक है? तो रैखिक के लिए हमें क्या देखना है? अधिकतम घात। तो चर की अधिकतम घात यहाँ पर क्या है? 1 है, तो यह रैखिक भी है। तो यह क्या कहलाएगा? एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसमें जो ये जो x है इसे हम क्या बोल रहे हैं? इसे बोलेंगे चर। जरूरी नहीं है x है, x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। जैसे इसी को मैं दोबारा से अगर लिखूं और x ना लिखकर, अब x की जगह जैसे 2z प्लस 5 इज इक्वल टू 15, यह भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ भी एक चर है जो कि z है और अधिकतम घात भी 1 है। तो इस प्रकार यह रैखिक समीकरण है, तो इसे बोला जाता है समीकरण। इस बराबर के इस साइड जो इतना साइड होता है इसे बोला जाता है बायां पक्ष। क्या बोला जाता है? बायां पक्ष। और इसी प्रकार बराबर के जो इस साइड यहां से यहां तक ये जो दिख रहा है हमें, इसे बोला जाता है दायां पक्ष। इसे बोला जाता है दायां पक्ष। तो ये बोला जाता है बायां पक्ष और ये बोला जाता है दायां पक्ष। अगर हम शॉर्ट में और इंग्लिश में बोलें तो LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। यह लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है और यह कहलाता है राइट हैंड साइड, RHS। समीकरण में LHS और RHS बराबर होते हैं। प्रश्नावली 2.1 निम्न समीकरणों को हल कीजिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है x - 2 इज इक्वल टू 7। इसको हल करना है, यानी x का मान निकालना है। इसको हल कैसे किया जाता है? जो x वाली संख्या है उसको एक तरफ करना है और जो बिना x वाली संख्या है उसको एक तरफ करना है। यानी बराबर के इस साइड x वाली संख्या और बराबर के इस साइड बिना x वाली संख्या रखेंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए कैसे देखते हैं। पहले इस x को रखते हैं, x रखा और उसके बाद और x वाली संख्या देखें तो और नहीं है तो हम बराबर लगा देंगे और उसके बाद इस वाले 7 को रखेंगे और उसके बाद ये जो -2 है इसको पीछे ले जाएंगे। तो पीछे कैसे ले जाएंगे? 7 के पीछे इधर -2 है तो इधर हो जाएगा +2। अब आगे यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ बराबर लिखेंगे और 7 और 2 को जमा करेंगे तो आएगा 9। इस प्रकार x का मान निकल गया 9। यह हो गया। पहले क्वेश्चन की तरह दूसरे क्वेश्चन करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में भी जो चर वाला पद है उसको बराबर के इस साइड रखेंगे और जो अचर पद है यानी बिना चर वाले उसको इस साइड रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, y को इधर रखेंगे फिर बराबर रखेंगे क्योंकि और किसी में y नहीं है और फिर हम इस 10 को रखेंगे, यहाँ रख दिया हमने ये 10 और उसके बाद ये जो 3 है जो कि प्लस का है इसको पीछे ले जाएंगे, 10 के पीछे तो आएगा -3 और y बराबर में 10 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 7। इस प्रकार y की वैल्यू आ गई 7। तो यही है इसका आंसर। दूसरे क्वेश्चन की तरह हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है 6
इज इक्वल टू जेड प्लस 2। अब हमें क्या करना है, जेड को एक तरफ रखना है और जो बिना जेड वाली संख्या है उसको एक तरफ करेंगे। कैसे, जैसे जेड दिया हुआ है बराबर के इस साइड है जो, तो हम बराबर लगाते हैं, बराबर के साथ जेड लगा देते हैं, और ये जो 6 है इसको यहाँ रख देते हैं। ये जो 2 है, इस 2 को 2 जो कि प्लस का है, इस 2 को यहाँ ले जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2, तो यहाँ लिख देंगे हम। अब 6 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ तो आ जाएगा 4, और यहाँ बचेगा जेड। तो जेड का मान कितना आ गया, 4। इसको हम सीधा करके ऐसे लिख देंगे, जेड इज इक्वल टू 4। ये हो गया इसका आंसर। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। इसमें बटे में दी हुई है संख्या और एक्स अलग दिया हुआ है। हमें फिर करना वही है, एक्स वाली संख्या एक तरफ और बिना एक्स वाली एक तरफ करेंगे। एक्स को हम रख लेंगे यहाँ और बराबर लिख के 17/7 को ऐसे ही लिख देंगे। ये जो 3/7 है जो अभी हमने नहीं लिखा, इसको पीछे ले जाएंगे, बराबर के इस साइड एक तरफ करेंगे, इसलिए तो माइनस का हो जाएगा 3/7। क्योंकि यहाँ पर प्लस का है तो पीछे ले जाते हैं तो माइनस का हो जाता है, निशान चेंज हो जाता है। तो चेंज हमने कर दिया है। अब हम एक्स लिखेंगे और यह है बटे में है, ये भी बटे में, और बीच में माइनस का निशान है, तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम निकालेंगे और यहाँ लिख देंगे नीचे। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, साइड में अगर ऐसे मैं देखूं और एलसीएम निकालेंगे तो ऐसे होगा। देखो 7 के पाड़े से 7 एकम 7, 7 एकम 7, और ये जो बचा ये बचा 7, तो क्या है एलसीएम 7। बहुत ही सिंपल सा एलसीएम था जो हम कर चुके हैं। ये रहा 7 एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना होता है, 7 का टेबल यानी 7 का पहाड़ा गिनना है। तो 7 के पहाड़े में 7 एक बार में आता है, उस एक को 17 से गुणा करते हैं। 7 के पहाड़े में 7 एक बार में आएगा, जैसे 7 एकम 7, उस जो एकम आया ना एक बार में उसको 17 से गुणा करेंगे तो 1 और 17 को गुणा करके 17 ही आएगा। घटा का निशान ऐसे कैसे उतारेंगे, फिर दोबारा वही आ गया। 7 के पहाड़े में 7 एक बार में, उस एक को गुणा करेंगे 3 से, क्या आएगा 3। इस प्रकार x बराबर 17 में से 3 घटा देंगे तो क्या आएगा 14 आएगा और 7 नीचे आएगा। अब देख पा रहे हैं हम, इसे देना है भाग। भाग कैसे देना है, हमें 7 का पहाड़ा देखना है। 7 के पहाड़े में 14 आता है तो 2 बार में आता है, कट जाएगा। तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 2/1, 2/1 लिख देंगे, और आंसर में हम इसको 2 भी लिख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा 2।